नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। चुनाव आया, अफजल गैंग लौटा है। घाटी की सर्द वादियों में चुनावी तपन दिल्ली तक महसूस हो रही है। 23 साल पहले संसद पर हुए हमले के आतंकी अफजल गुरु को फांसी हुई थी 11 साल पहले। 2013 की इस फांसी पर उमर अब्दुल्ला ने अब हमदर्दी जता दी है कि जिस आतंकी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आतंकी हमले की साजिश रची, उसी संसद के सदस्य खुद उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला रह चुके हैं। उमर ने अफसोस जताया कि अफजल की फांसी वो रोक नहीं पाए, तो क्या उमर सत्ता चढ़ने के लिए आतंकियों से सहानुभूति जताने से चूक नहीं रहे। बीजेपी उमर के इस बयान को देश विरोधी बता रही है और कांग्रेस को भी घेर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी का मूल एजेंडा है, तो वहीं अब्दुल्ला के कल अफजल प्रेम पर सियासी घमासान नहीं रुका और आज उन्होंने मुसलमानों को बुलडोजर का डर दिखाया और कहा कि बीजेपी सत्ता में अगर आई तो घरों पर बुलडोजर और मस्जिदों पर ताला लगना तय। यानी चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण के तीर जमकर चलाए जा रहे। अब आते हैं कि आखिरकार बहस क्यों कर रहे हैं। बहस इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के आतंकी अफजल गुरु से हमदर्दी जताई। बहस इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने मुसलमानों को बुलडोजर और मस्जिद बंद होने का डर दिखाया। बहस इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 की वापसी कराने के वादे पर अमित शाह ने विराम लगा दिया। और बहस इसीलिए क्योंकि शाह की पाकिस्तान को दो टूक है कि शांति से रहोगे तभी बात शुरू हो पाएगी। और बहस इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जे पर शाह ने राहुल गांधी को संविधान का पाठ पढ़ा दिया। आज हमारे साथ मौजूद पैनल के साथ ऐसे ही सवाल और उनसे उठे मसलों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing it. वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत हैं क्या? जहां नमाज की इजाजत नहीं, जहां जुमा को सजदा करते हुए नमाजी को लात मारते हैं पुलिस वाले, क्या यही हालात हम जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं? जो उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को लटकाकर कुछ हासिल नहीं हुआ, तो क्या उमर अब्दुल्ला जी सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला जी उस समय की यूपीए की सरकार के निर्णय के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? भाइयों बहनों, मेरी बात ढंग से सुन लेना। कोई ताकत ऑटोनॉमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से। धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी। इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फर्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं, इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, ये माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं। अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना यह देश विरोधी बयान है उनका। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये रिपोर्ट आपने देखी है। अपने सवालों का रुख करें उसके पहले आज के जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, उसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी सिंह साहब, जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ तनवीर अहमद जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी से। संदीप वजीर हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। और अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में
करना चाहूंगा संदीप वजीर आपसे कि उमर अब्दुल्ला को अचानक से आतंकियों पर प्रेम वापस आना शुरू क्यों हो गया है? नमस्कार मेरा सभी साथी पैनलिस्ट को। देखिए, आतंकवादियों से प्रेम तो किसी को भी नहीं है। कोई भी देशभक्त होगा वो आतंकवाद की हमेशा निंदा ही करेगा और आतंकवादियों को हमेशा खिलाफ ही रहेगा। और पेट्रियोटिज्म में उमर अब्दुल्ला साहब भी किसी और हिंदुस्तानी से कम नहीं है। तो अफजल गुरु कौन है आपके निगाह में? हाँ, टेररिस्ट है। तो उसकी फांसी पर दुख क्यों? उन्होंने फांसी पे देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बात यह है कि इंडिविजुअल, अगर उमर अब्दुल्ला साहब दो तरह से इस बयान को उनके लेना चाहिए। एक तो इंडिविजुअल बयान है, इंडिविजुअली उन्होंने जो कहा कि मैं फांसी के वैसे ही खिलाफ, कैपिटल पनिशमेंट के वो खिलाफ हैं एज ए इंडिविजुअल। और सेकंड जो उनकी पोजीशन थी वो एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने ली, क्योंकि इस स्टेट का पूरा सिक्योरिटी अपरेटस और इस स्टेट के लोगों की जानो माल की हिफाजत जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब के कंधों पर थी। और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाए जिससे स्टेट के हालात खराब हों और ऐसी ताकतों को उभरने का मौका मिले जो इस देश के खिलाफ हों। संदीप वजीर, मुझे आपकी बात ये समझ नहीं आई सर। मैं बाकी पैनलिस्ट से आपकी बात जान लूंगा कि उनको समझ आई कि नहीं आई। लेकिन पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल बयान जैसी ये जो गफलत फैलाई जाती है ना सर, ऐसा कुछ होता नहीं है। चुनाव नजदीक में है और वो एक अगर वो टोपी उतारने से लेकर के जो बातें कह रहे हैं वो चुनाव को लेकर ही कह रहे हैं, तो उसमें इंडिविजुअल बयान नहीं है, ये पॉलिटिकल बयान है, कोरा पॉलिटिकल बयान सर। नहीं, आप बात को समझे नहीं। मैंने कहा इसको दो तरह से लीजिए। कोई दो तरह है ही नहीं सर, कोई दो तरह है ही नहीं। अरे सुन तो लीजिए सर, अगर आपने मुझे इनवाइट किया कम से कम मेरे को बात रखने का मौका तो दे दीजिए। एज ए इंडिविजुअल और एज ए चीफ मिनिस्टर दोनों तरफ से उन्होंने कहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर मैं नहीं चाहता था कि फांसी हो, क्योंकि स्टेट के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते थे। ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, वो कैपिटल तो शेर कश्मीर का पोता क्या डर में आ गया सर? क्या शेर कश्मीर का पोता क्या डर में आ गए थे कि अगर फांसी हो गई तो हालात नहीं खराब हो जाए, मैं संभाल नहीं पाऊंगा? या आज का डर है कि अलगाववादियों के लिए ऐसे बयान ना दिए तो चुनाव फिर हार जाऊंगा? 2010 में स्टेट ने जो टर्मोइल देखा है ना पत्थरबाजी से, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया था। इस स्टेट के हालात को बड़ी मुश्किल से नॉर्मलसी पे लाया था। और ऐसा डिसीजन, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन वो बहुत देर का हो चुका था। उसको फांसी देनी थी, काफी देर पहले दी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो एग्जैक्टली इलेक्शंस के पहले ही छोटा सा रिएक्शन मुझे संदीप वजीर दीजिए कि अगर इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे तो आज कांग्रेस का हाथ क्यों थाम रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कोर्ट का डिसीजन था लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी था, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या आपको लगता है कि था, तो कांग्रेस का हाथ क्यों थाम रहे हैं? सर ये तो कांग्रेस का हाथ क्यों थाम रहे हैं? हम ऑलरेडी इंडिया अलायंस का हिस्सा है सर। हाँ, इंडिया अलायंस कोई आज, अरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो है ना सर आपका? बिल्कुल होते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। उनको ये डर था कि फांसी दे दी तो मेरा स्टेट खराब ना हो जाए, और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसीजन था। उस वक्त जो सरकार सत्ता में थी उसी के साथ अब गलबैया कर रहे हैं। अरे सर, पीडीपी और बीजेपी के साथ, बीजेपी के भी तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अरे सर, उनसे मैं सवाल पूछ लूंगा। आप ना तो पीडीपी में है, ना आप किसी और पार्टी में है, ना बीजेपी में है आप। ये एग्जांपल है ना, ये एक एग्जांपल तो है। उनको फॉलो कर रहे हैं क्या? डिफरेंसेस भी हो तब भी लोग साथ रह। मैं लौट रहा हूं आपके पास संदीप वजीर, और आपके इस रिएक्शन पर मैं बाकी लोगों का रिएक्शन भी लूंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त कविंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, एक्स डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। सर बहुत स्वागत कविंद्र जी आपका जी न्यूज पर। मैं पहला सवाल सर आपसे उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर ही पूछना चाहूंगा कि वक्त बेवक्त अलगाववादियों के खिलाफ या फिर आतंकियों के लिए उनके मन में प्रेम क्यों मरता रहता है? अफजल गुरु को फांसी हो गई तो आज वो क्यों पछता रहे कि नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये शुरू से ही भारत सरकार को ब्लैकमेल करके, क्योंकि केंद्र में कमजोर सरकारें थी, ये इनका खानदानी काम रहा है। चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो। अब जबकि बीजेपी ने हालात ठीक किए हैं, आज वहां पर शांति व्यवस्था है, इनको वही सूट करता था। इनकी दुकानदारी, जो पॉलिटिकल दुकानदारी, आतंकवादियों का समर्थन करके, आतंकवादियों का समर्थन लेके तभी चलती थी। ये फिर चाहते हैं कि वहां पर आतंकवादी माहौल हो। ये इनको याद होगा कि ये 5000 वोट लेकर के लोकसभा के मेंबर बन जाते थे, 1500 वोट लेकर के इनके जो एमएलए बन जाते थे, उनसे खुद बाईकाट की कॉल करवाते थे। ये इनकी दुकानदारी चलती इसी प्रकार से। आज अगर
ये अपने आका जो हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे तो इनकी वो जो पॉलिटिकल दुकानदारी है वो कैसे चलेगी। इसलिए कभी अफजल गुरु को सहारा मान करके, आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, आपने 3 पीढ़ियां जो आपकी पूरे जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अधिकांश राज किया है, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपने भी राज किया, 2-2, 3-3 बार राज किया, आप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप आज आपको टोपी उतार के लोगों से भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ी है? अब कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के बयान को आप 2 तरीके से लीजिए। एक बयान उनके व्यक्तिगत तौर पर कि वो फांसी के समर्थक नहीं है, और दूसरा बयान इस तौर पर कि भाई जिस वक्त अफजल गुरु को फांसी हुई, सत्ता में रहते हुए उनको डर यह था कि यहां राज्य में अस्थिरता आ जाएगी। डर इसलिए था क्योंकि सौदे किए हुए थे आपस में। ये तो कहते थे धारा 370 तोड़ेंगे तो ये आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। एक विल होनी चाहिए काम करने की। ये वो लोग हैं जो आतंकियों का सहारा लेकर के तो सरकारों में आते थे। अब अफजल गुरु को फांसी हो तो हालात खराब करने वाले भी यही थे, करवाने वाले भी यही थे, पैसे बांटने वाले भी यही थे, पत्थरबाजी करवाने वाले भी यही थे जी। तो आज आतंक प्रेम इनका क्यों जागा है? मैनिफेस्टो में सभी बातें, पत्थरबाजों को छोड़ दूंगा, पाकिस्तान से बात करूंगा, पाकिस्तान से ट्रेड शुरू करूंगा। मैं पहले पूछना चाहता हूँ आप। ठीक है कविंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रितु चौधरी भी जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। रितु जी जरा दोनों बातों के बारे में बताइए। अलायंस में आप लोग साथ जा रहे हैं, क्या अफजल गुरु की फांसी का दुख कांग्रेस को भी है? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहूंगी भाजपा प्रवक्ता से कि मसूद अजहर को जब छोड़ा गया। नहीं रितु जी, वो आप भाजपा प्रवक्ता से आप जितने सवाल चाहें उतने आप पूछ लीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या अफजल गुरु की फांसी का दुख कांग्रेस को भी है? देखिए, हमें कोई भी अगर देश के खिलाफ कोई साजिश करता है और उसको कोई फांसी होती है तो हमें क्यों दुख होगा इस चीज का? आपके साथी कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, हमें अगर कोई इनोसेंट है तो उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। अफजल गुरु की आपकी नजर में इनोसेंट था? नहीं, हमारी नजर, देखिए ये तो कोर्ट का जो फैसला है, हम कोर्ट के साथ है, हम हमेशा संविधान के साथ है, हम हमेशा जो है जुडिशरी के, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हम हमेशा उसके साथ है। ठीक है, तो रितु चौधरी, कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे आप सहमत थी? कांग्रेस सहमत रही उससे? देखिए, हम हमेशा कोर्ट के फैसले के साथ। तो यानी अफजल गुरु को फांसी हुई, ठीक हुआ, कोई दुख नहीं? देखिए, ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? हमें क्यों दुख होगा किसी, अगर कोई आतंकवादी है या कोई किसी प्रकार का उस पर इल्जाम है तो हमें क्यों दुख होगा, आप ये बताइए। तो जिस व्यक्ति के साथ जाकर आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं, वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई फांसी हुई गलत हुई, तो क्या कांग्रेस आला कमान ने लताड़ लगाई कि क्या बातें कर रहे हो आप? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हर पार्टी का अपना परसेप्शन है, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। हमारे गठबंधन में एक पार्टी नहीं है, अनेकों पार्टियां हैं। यानी वो बैठ करके आतंकवादियों की सहानुभूति हासिल करना शुरू कर दें, आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका मकसद है चुनाव जीतना। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा ने जब टिकट दिए, अरे जवाब देने की बारी है रितु जी आपकी, आप पूछेगा जरूर। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ हैं, आपका जितना मन कहे उतना सवाल आप पूछेगा, वो जवाब दे हैं आपके सवालों के लिए। पहले मेरे सवाल तो बता दीजिए। मैंने आपके सवाल बता दिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी आपसे पूछ रही हूँ। आप बता ही नहीं रहे हो कि भाजपा जो है क्यों आतंकवादियों को टिकट बांटती है और क्यों आतंकवादियों का साथ देती है। तमाम चीजें जो है आज तक हमने हुए जम्मू कश्मीर पे, उनमें भाजपा की क्या भूमिका है? भाई वापस मैं सवाल लेकर रितु जी आपके पास में आ जाता हूँ, आप शायद सुन नहीं पाइए। मैं वापस ये कह रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला को दुख है इस बात का कि भैया फांसी दे दी गई। ये दुख क्या आपको नजर आ रहा है कि इस दुख के आप साथ में हैं? उनको कह रहे हैं कि दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है कि फांसी मिल गई जो संसद हमले का आरोपी रहा है। अगर उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, इसके पीछे कुछ कारण होंगे, कुछ गजब हाल है, गजब हाल है। संदीप वजीर कह रहे हैं कि इसको 2 पर्सपेक्टिव में देखिए, आप कह रही हैं कि भाई कोई कारण रहे होंगे, लेकिन अनंत विजय जी मेरा सवाल खाली है कि ये कौन सी मजबूरियां रही होंगी कि संसद हमले के दोषी का समर्थन करना पड़ रहा है, उसको फांसी दे दी गई तो आपको दुख जताना पड़ रहा है? अनंत, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो अब चुनाव के मौसम में ये सारी चीजें जो इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे हैं उनको उठाकर वोट लेने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है।
आप जिस प्रकार से, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसी दोनों मिलजुल कर खेल रहे हैं। अब एनसी ने तो अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात कही अपने घोषणा पत्र में कि उसको वो बहाल करेंगे, और अब इस प्रकार से दुख प्रकट कर रहे हैं। अरे अगर फांसी देते समय केंद्र में किसकी सरकार थी? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब सरकार ने फांसी देने का फैसला लिया तो उस समय सरकार किसकी थी? तो क्या आप कांग्रेस पार्टी की आलोचना करेंगे सार्वजनिक मंच से? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वोट लेने के लिए सिर्फ आतंक और आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाना, कश्मीर ने ये दौर बहुत लंबे समय से देखा है, और कश्मीर की जनता अब समझदार हो गई है। मैं कुछ दिनों पहले कश्मीर गया था, मैं गांदरबल भी गया, मैं श्रीनगर में भी काफी घूमा। मुझे लगा कि वहां की जनता अब अपने रोजगार और अपने अधिकार और समानता का जो अधिकार 370 के हटने के बाद उनको मिला है, समान अवसर वहां के सारे नागरिकों को आरक्षण से लेके महिलाओं के आरक्षण तक का जो मसला मिला है, इसका प्रकटीकरण आपने बीडीसी के चुनाव में वहां देखा। चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने हिस्सेदारी की, उसको एक बार फिर से जो 2-3 गुपकार अलायंस के लोग हैं या गुपकार रोड पर रहने वाले परिवार हैं, वो जम्मू कश्मीर को अपनी विरासत समझते हैं, जम्मू कश्मीर को अपनी क्या समझते हैं, उसको उनको अपनी जमींदारी लगती है। उनको लगता है कि अरे यहाँ दूसरा सर बपौती शब्द शायद सही रहेगा कि भाई खानदानी तरीके से राज करते आ रहे हैं, आज कोई चैलेंज सामने ना आ जाए। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं उसको, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस प्रकार से चुनाव जीतने के लिए डेस्परेट हो गए हैं। अब उमर ने तो पहले कहा चुनाव नहीं लड़ेंगी जी, फिर अमेरिका के कुछ लोग उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने की सहमति दे दी। तो मैं तो यहाँ ये भी प्रश्न खड़ा करता हूँ कि किसके कहने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और किसके हित इन चुनावों में है। एक तरफ फिल्मों के लोग आईएसआई के आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, दूसरी तरफ हमारे राजनेताओं को आतंकवादी को फांसी देने पर अफसोस प्रकट करना पड़ता है। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। सर, इसकी दो वजह हैं अनंत विजय जी जो मुझे नजर आ रही हैं। पहली वजह रही राशिद इंजीनियर से चुनाव हार जाना, दूसरी वजह सरजान बरकती का इस बार चुनावी मैदान में आ जाना। ये दोनों वो लोग हैं जो कि अलगाववाद का चेहरा रहे हैं, उनको आवाज देते रहे हैं। अब अगर ये अफजल गुरु की फांसी का विरोध नहीं करेंगे तो जो कोर वोटर है वो छिटक जाएगा और जाकर के सरजान बरकती के पास इस बार जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ चुके हैं। ललित अंबर साहब, सूबे की सियासत में अब क्या चल रहा है? अब हालात ये हो गए हैं क्या कि अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया जाएगा, और किया जाएगा तो फिर किस मानसिकता के तहत? देखिए, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले से मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ, वो मैं मेंटेन करता हूं कि क्यों हम इस ट्रैप पे फंस गए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी और कश्मीरियत के नाम पे हमें इलेक्शन करना है। क्या जरूरी था? हमारे कैसे हालात थे जो हमें इलेक्शन करने के लिए? पहले भी तो हुआ था, 90 के दशक में 6 साल इलेक्शन नहीं हुए थे, कौन सा पहाड़ टूट गया था? अभी जब आपको मालूम है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वहां पे कश्मीर के अंदर कॉम्पिटिटिव इस्लामिज्म अपीसमेंट की जो बयानी हो रही है, वहां पे आने वाले दिनों में आप ये शौक मत हो जाएगा कि पाकिस्तान का नारा भी लगेगा वहां पे। क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनका जो पिछली वाली लोकसभा के अंदर बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ना, दिल्ली में बैठा हुआ था लोकसभा का मेंबर, वो जम्मू कश्मीर असेंबली का मेंबर रह चुका है, स्पीकर भी रह चुका है। तो लाइव जम्मू कश्मीर असेंबली में उसने नारा लगाया था पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाहर आके पत्रकारों ने पूछा भी आपने क्यों ऐसा किया? बोला मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से भी इनका रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है, और कश्मीर के अंदर जहादियों के साथ भी इनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है। और आने वाले दिनों में ये कॉम्पिटिटिवनेस होगी। जो कल राहुल गांधी ने वहां पे रामबन में जो बोला कि बाहर के लोग आएंगे तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहता है। एक इलाके के जो ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हैं, इस्लामिक सोसाइटी है, वो वहां पे उनको उकसा रहे हो कि बाकी भारत के 2 लोग आएंगे तुम्हारी नौकरी ले जाएंगे। क्या वो अपने आप को दावेदार मानता प्रधानमंत्री का? इतनी सेंसिटिव जगह है जहां पे हर बात, मैं समझता हूं कि अगर तुम लोग इलेक्शन जा रहे हो, अगर तुम्हारे देश हित तुम्हारे दिल में है तो हर बात तोल के बोलोगे। नहीं तो मैं देख रहा हूं सर, 8 अक्टूबर के बाद कश्मीर के अंदर या उससे पहले कियोस्क शुरू होने वाला है। एंड भारत के लिए एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। आपका बांग्लादेश में हमारी प्रॉब्लम हो रही है,
मणिपुर में बढ़ रहा है। मैंने सुना अभी हवाला दिया गया था कि अमेरिका की जो इंटरफ्रेंस हो रही है, जो बार बार लोगों से मिलना ठीक है, लेकिन किस उद्देश्य से मिल रहे हैं, किस प्रकार से लोग उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कियोस करने की जरूरत है इनको, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए हम लोगों को राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानी को याद करना पड़ेगा। सुनिए, मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये सब लोग जो ये वहां पे जो जज्बात, इस्लामिक जज्बात उड़ाने की बात कर रहे हैं, इन सबको पूछो, कश्मीर के अंदर कश्मीर जहाद के सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू हैं। इनकी जुबान में कभी आता है कि वो रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर जो कश्मीर के अंदर खुला घूम रहे हैं, इस बार ललित बरदार दो सुनहरी तस्वीर जरूर आ रही हैं, नहीं होनी चाहिए। दो कश्मीरी विस्थापित जो कि को रिहेबिलिटेट करेंगे, 90 के दशक में कश्मीर छोड़कर जिनके परिवार को जाना पड़ा, दिल्ली के साथ दूरी करेंगे जी ललित जी, वो वापस घाटी में लौट चुके हैं और दो अलग अलग जगह से दो महिलाएं जो कश्मीरी हिंदू रही थी, विस्थापित हुई, वो चुनाव लड़ रही हैं। इस मुद्दे पर मैं आऊं, लेकिन सरदार आरपी सिंह, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि इस बीच में बीजेपी खुद को कहां पा रही है। आप लोग अलग अलग कल मैनिफेस्टो में वायदे कर देते हैं, कह देते हैं कि 370 वापस नहीं आएगा, नौकरियों की बातें कर दी जाती हैं, पैसे देने की बातें कर दी है सालाना तौर पर, क्या यहीं तक सीमित है? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है अनंत की, दोनों का आप मैनिफेस्टो का फ़र्क समझ लीजिए। हम नया कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर को प्री 1953 में ले जाना चाहते हैं, बड़ा स्पष्ट है। उनके लिए वहाँ पर कश्मीर में प्रधानमंत्री होना चाहिए, झंडा अलग होना चाहिए, कश्मीर का अलग से मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होना चाहिए, और ये उनकी सोच है। और ये नहीं है कि यही मात्र सोच है, वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऑटोनॉमी मतलब प्री 1953 स्टेटस ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम जो आतंकी हैं उनके परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, ये उनके एजेंडा में है। ये भी कह रहे हैं कि हम सब पत्थरबाजों को छोड़ेंगे। आज से 2 साल पहले 1352 घटनाएं हुई थी, पत्थरबाजी 2 साल से शून्य है, अब वापस वैसा मोड़ खड़ा करना चाहते हैं। असल में क्या है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी, ये तीनों एक भाषा बोल रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला ने बोला अफजल के कारण से शर्मिंदगी हो रही है उनको कि अफजल को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। थोड़े दिन, आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी इन लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते दिखते थे जहां कहा जा रहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो स्पष्ट है कि ये सोच एक है, एक ही मानसिकता से काम हो रहा है, एक ही स्ट्रैटेजी से काम हो रहा है। एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, उसके ऊपर फिर दूसरा व्यक्ति इस बात को आगे बढ़ाएगा। आरपी सिंह, आपने उमर अब्दुल्ला का नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, महबूबा मुफ्ती आपकी सूची में नहीं रही निशाना साधने को लेकर के। मैं अभी आ रहा हूं उस पे भी चुनाव बाद कुछ अलग प्लान है। अरे सुन तो लीजिए ना, मैं उस पर भी अरे सुन तो लीजिए अनंत भाई, सुन तो लीजिए। अभी 2 दिन पहले वही कहने जा रहा था अगली बात कि ये सबके सब एक गुपकर गैंग, सबके सब एक हैं और ये कंपटीशन कर रहे हैं किससे? जमात के साथ। जो आप कह रहे थे बात, वो बात ठीक है आपकी। और ये अभी 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा जरूरत पड़ेगी तो उनका एक टीवी पे इंटरव्यू है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी तो हम चुनाव के बाद पीडीपी से भी समर्थन लेंगे, हमारे रास्ते खोले हुए हैं, हमारे सब अवाम खोले हुए हैं। आप तो लेंगे कि नहीं लेंगे सर? क्योंकि एक थ्योरी है सरदार आरपी सिंह, एक थ्योरी क्या है कि 2.5 साल सरकार के साथी रहने के बाद अब वापस से सरकार में आने की महत्वाकांक्षाएं जिंदा हैं बीजेपी के अंदर, और इसलिए राम माधव को वापस उनके सन्यासी जीवन राजनीतिक तौर पर जो था वापस ला करके एक्टिव कर दिया गया है। पिछली बार जो टीस रह गई थी कि डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा, इस बार पहला टर्म खुद मांगने की तैयारी है। इस बार हम अपने दम पर सीएम बनाएंगे, ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। जम्मू के लोग और कश्मीर में भी, घाटी में भी हम डबल डिजिट आएंगे। जम्मू के लोग भरपूर आशीर्वाद देने वाले हैं और हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और आप चाहोगे तो आज से और हफ्ते 10 दिन बाद आपको मैं सीट वाइज ब्यौरा दे दूंगा कि कौन कौन सी सीट पे हम लोग जीतने जा रहे हैं। सरदार आरपी सिंह, एक सवाल मेरा और आपसे, उसके बाद मैं चलूंगा रितु चौधरी और संदीप वजीर के पास में। मेरा सवाल सुन लीजिए सर। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से चुनाव को हरवा दिया जाए और बैकएंड सपोर्ट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, वो भी वैसे कैंडिडेट्स जो कि अलगाववाद के समर्थन में रहे हैं। जब फारूक अब्दुल्ला वहां पर हुर्रियत की सपोर्ट मांगते थे तब कौन से अलगाववाद की बात करने के लिए आ गया वो? कल तक तो फारूक अब्दुल्ला जब इलेक्शन लड़े थे उन्होंने कहा था कि हुर्रियत वाले लोगों से मैं समर्थन मांगता हूं।
जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के साथ इंक्लूजन है, तो कौन सी बात करते हैं? सर में क्या कि मैंने कहा ना, ये सबके सर वहां तो स्टैंप है, वो तो आज भी खुलेआम कर रहे हैं अफजल गुरु की फांसी की मुखालफत की नहीं होनी चाहिए थी, तो उनको कोई परेशानी नहीं है अपने स्टैंड से। वो तो आपके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं कि अलगाववाद को समर्थन करने वाले कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट के तौर पर आप लोग भी खड़ा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा कि कौन लोग बयान दे रहे हैं जो फारूक अब्दुल्ला, जो हुर्रियत के समर्थन मांगा था, जिन्होंने चुनाव के लिए और हुर्रियत के समर्थन से चुनाव जीते थे, कुल मिलाकर 10,000 वोट के आधार पर। और दूसरी बात, अरे ये तीनों के तीनों पृथकवाद के सीड बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अलगाववाद के बीज बो रहे हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक ले गए कि देश टूटे टूटे, देश का नुकसान हो। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमते हैं, वो जहां संविधान का मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसके ऊपर गोलियां चलवाने वाले व्यक्ति के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं आज। क्यों नहीं बोलते? एक बयान सुना सुबह से अब तक, एक बयान आया राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी का? नहीं आएगा, क्योंकि वे खुद कहते थे, वो उन लोगों के यही सवाल मैं रितु चौधरी से था। रितु चौधरी बताइए जरा कि अगर आप, रितु चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते टीवी पर बैठकर ये कह सकती हैं कि हम अफजल गुरु की फांसी का विरोध नहीं करते हैं, तो आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये मौन सहमति है क्या उमर अब्दुल्ला को? रितु जी, आवाज पहुंचेगी आप तक मेरी? रितु चौधरी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रितु चौधरी से संभवतः आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। अनंत विजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है जी। तो मैं अपना सवाल वापस दोहराकर आपके पास आ जाता हूं सर, कि अब कौन से कश्मीर की परिकल्पना की जा रही है? क्या राजनीतिक लालच में इतना अंधा हो जाए कि आप सिक्योरिटी को एक तरफ रख दीजिए, कश्मीर में जो पिछले कई सालों से पत्थरबाजी नहीं हुई है उस शांति को एक तरफ रख दीजिए, इकलौता मोटिव क्या चुनाव जीतना है? और जो मैंने दो नाम लिए, राशिद इंजीनियर से पहले लोकसभा चुनाव हारना और अब सरजाद बरकती का चुनावी मैदान में आ जाना, ये डर की वजह है उमर अब्दुल्ला के? मुझे लगता नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको अपने परिवार का जो साम्राज्य था वो टूटता बिखरता नजर आ रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर में अपेक्षाकृत अधिक शांति लौटी है, अब आप लाल चौक पर जाइए, कोई पत्थर फेंकने वाला आपको नहीं मिलेगा। लाल चौक पर उतनी ही भीड़ मिलती है जितनी भीड़ आपको कनॉट प्लेस में दिखाई देती है। वैसे ही सहज भाव से लोग अदूस में खाना खाने जाते हैं, जिस सहज भाव से आप कनॉट प्लेस के किसी रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं, जिस सहज भाव से कनॉट प्लेस या इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर रात को 12 बजे तक भीड़ लगी रहती है, उसी भाव से आपको कश्मीर के डल लेक के सामने जो निशात बाग का इलाका है, वहां एक लोकल मार्केट लगता है, वहां रात 11 साढ़े 11 इस बात के चश्मनी तो खुद राहुल गांधी भी हो चुके हैं इस दौरे में। वो इसी जगह पर घूम के आए थे और लाल चौक में बैठकर खाना खा रहे थे, लोगों के साथ बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये खाना खाना बात करना अलग है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है और जिस प्रकार से गठबंधन में 370 को वापस लाने की बात कही जा रही है, और अभी आज का जो बयान है आतंकवादी के समर्थन में एक तरीके से और उन सहानुभूति लेने के लिए किया जा रहा है, आतंक की राजनीति का दौर कश्मीर में समाप्त हो चुका है। और इन नेताओं को यह समझना चाहिए कि अपने निहित स्वार्थ के लिए, चंद सीटों को जीतने के लिए वो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र के वैभव को जिस प्रकार से दांव पर लगा रहे हैं वो उचित नहीं है। इनको ये संविधान की बातें तो करते हैं, लेकिन संविधान सम्मत बातों को कई बार अपने व्यवहार से अलग दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया 370 को हटाने का, बावजूद इसके ये 370 की रट लगाए जाते हैं, और इनके साथी दल जो हैं वो अब आतंकवादी की वकालत कर रहे हैं। जी रितु चौधरी, 3 मुद्दों पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है रितु जी? रितु जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? मैं वापस रितु चौधरी की कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़े हम लोग, क्योंकि आपका रिएक्शन जानना, कांग्रेस का स्टैंड जानना ज्यादा जरूरी है। संदीप वजीर, मुझे वापस समझाइए, जो आपने 2 परिभाषाएं शुरुआत में बड़े सदे शब्दों में आपने करने की कोशिश की कि भाई 2 तरीके के बयान। जी, तो रितु जी, वे 3 मुद्दे हैं जिस पर आप बता दीजिए मुझे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, जो कि पीडीपी का स्टैंड उसमें साफ है। कांग्रेस बता दे 370 को लेकर क्या कहती है,
कांग्रेस कश्मीर से पाकिस्तान से बातचीत को लेकर क्या कहती है और अफजल गुरु की फांसी को लेकर के क्या कहती है? देखिए, हमारा बिल्कुल इस पर स्टैंड है कि हम ये पूछना चाहते हैं, भाजपा से हम ये पूछना चाहते हैं कि किस हक से आपने पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर में एंट्री दी, किस प्रकार से वो भारत की धरती पर आया इंस्पेक्शन करने के लिए, और भाजपा के पाकिस्तान से क्या संबंध है, इनकी पोल जो है वो खुलनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो है आतंकियों को टिकट क्यों दे रहे हैं और अलगाववादियों को अपने मंच पर चलिए आप उनके नाम बताते जाइए ऋतु चौधरी जी, नाम बताते जाइए कि किस किस आतंकी अलगाववादी को बीजेपी ने टिकट दिया। मैं नाम लेकर के पूछता हूं फिर आरपी सिंह साहब से। देखिए, इन्होंने आसिया अंसारी नाम है उनका, वो उनको जो है उनके साथ मंच शेयर करते हैं, और इन्होंने जो है सैफुल्ला को जो है टिकट दिया है। तो इस प्रकार से तमाम जो अलगाववादी है या इस प्रकार से पाकिस्तानी प्रेमी है, उनको ये टिकट देते हैं, उनके साथ मंच शेयर करते हैं। इनके तमाम इनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्यों जो है इन्होंने जो है पुलवामा पे प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया कि कोई जो है आरडीएक्स के बारे में आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि 200 किलो आरडीएक्स कहां से आया। तमाम आतंकवादी हमले हुए, खुलासा नहीं हुआ, इनका कोई जो है आज तक जवाब नहीं आया। नहीं, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज तक इस पर कोई ट्वीट नहीं आया है कि इस प्रकार के आतंकी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही हैं और कश्मीरी पंडित लगातार धरने पर बैठे गए, उनकी हत्याएं हुई, उन पर कोई ट्वीट नहीं आया या उन पर कोई बयान भाजपा का नहीं आया है। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के बारे में अगर तुझे आपको पूछना है तो जो आपके वरिष्ठ लोग हैं पार्टी के अंदर, आप उनसे जरूर पूछिएगा, और जिन लोगों के साथ वो आज राजनीतिक गलबैयां कर रहे हैं उनसे भी पूछिएगा। इतिहास की जानकारी बेहतर मिल पाएगी आपको। उस बारे में प्रधानमंत्री की ट्विटर टाइमलाइन पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आपने नहीं देखिए, जो आपके भाजपा के कार्यकाल में जो होगा वो तो भाजपा से पूछा जाएगा, वो भाजपा से क्यों नहीं पूछा जाएगा, आप बताइए। और दूसरी बात, ये 370 पर जो बार बार जो सवाल उठाते हैं, तो 370 जब आया था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उस कैबिनेट में, उसमें कमेटी में थे, उनकी इजाजत से जो है 370 लाया गया था। ये किसी एक का फैसला नहीं था, ये पूरे मंत्रिमंडल, पूरी मीटिंग्स इसके लिए हुई, लगातार इसके लिए सभाएं हुई, और उसमें भाजपा उस समय जो जनसंघ और आरएसएस हुआ जी, बहुत ईमानदारी के साथ देखिए, बहुत ईमानदारी और शिष्टाचार के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा। जो मुद्दे लगातार आप छेड़ रही हैं उन बारे में अगर हम लोग डिबेट करेंगे तो शायद निरुत्तर आपको फिलहाल होना पड़ सकता है। राजनीतिक परिस्थितियां उस वक्त पर क्या थी, किसी से अछूती नहीं रही। नहीं, मुझे निरुत्तर क्यों होना पड़ेगा, ये बताइए। मैं बता रहा हूं मैडम आपको, और जो आपने बातें की कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर के 89 के आखिर से शुरू होकर के और 90 के आखिर तक पिछले जो 1.25 साल का वक्त रहा था, उसमें एक एक टाइमलाइन के साथ मैं आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट भेज दूंगा, उनको पढ़ेंगी तो शायद आपको बेहतर क्लियर हो पाएगा। चर्चा में मैं इसलिए नहीं लाना चाह रहा सिर्फ क्योंकि मेरे चर्चा का जो मुद्दा है वो डिबेट हो जाएगा। लेकिन आपने जो 2 नाम ले दिए उनके ऊपर मैं आपका सवाल लेकर के आरपी सिंह के पास जरूर जाना चाहूंगा। सर आनंद विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सिर्फ बता दीजिए किसकी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि कश्मीरी हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, छत्तीस सिंह पूरा कांड को किसने भूला है, किस प्रकार से सिखों को गोलियों से भून दिया गया था। ये मतलब कश्मीरी हिंदुओं की बात से हमें एक व्यापक पैमाने पे देखा जाना चाहिए कि आतंकवादियों की गोली जो है वो हिंदुओं को तो मार ही रही थी, सिखों की ओर भी उन्होंने अपने बंदूक का निशाना किया था। जी सरदार आरपी सिंह, अब मैं आपकी बात मानना चाहूंगा। 2 नाम गिनाए हैं ऋतु चौधरी ने, आसिया अंसारी और सैफुल्ला। आसिया अंद्राबी है वो। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो कहा मैं वही नाम दोहरा रहा हूं सर। आसिया अंद्राबी है। नहीं, आसिया अंद्राबी है, वो मुझसे गलती हुई है, आसिया अंद्राबी है और सैफुल्ला है। जी ठीक है, तो आरपी सिंह साहब बताइए जरा। तारिक अहमद मीर है। जी ठीक है, 3 नाम आरपी सिंह साहब आपके पास हैं। एलिगेशन आपके ऊपर ये कि भाई ये ऐसे अलगाववादियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो उन्होंने बोला है
ये झूठ और निराधार है, ये ऐसे करकट कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। परंतु जो मूल बात है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी पार्लियामेंट में हमला करने के लिए, उसको लेकर इनकी जुबान क्यों बंद है? अफजल गुरु को लेकर जुबान क्यों बंद है इनकी? जिस व्यक्ति ने पूरी की पूरी षड्यंत्र रचा, पार्लियामेंट में हमला किया, वैसे संविधान की बात करते हैं। लोकतंत्र का जो मंदिर है, यहाँ संविधान बनता है, उसके ऊपर हमला किया, उसके बारे में मुंह बंद है इनका। इसके बारे में मुंह बंद है कि ये आतंकियों के बच्चों को नौकरी देंगे, इस बारे में मुंह बंद है कि पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, इस बारे में मुंह बंद है कि चुनाव के बाद ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का अलग से नया प्रधानमंत्री बनाएंगे, अलग से संविधान होगा वहां पे। ये इस बात के लिए चुप है कि हिंदुस्तानी सैनिक पाकिस्तान के साथ कल्यूड कर रहे हैं। ये इनके बयान है, इनके लोगों के, इनके साथियों के, उनके साथ साठगांठ कर रहे हैं, ऐसे इनके बयान है। और ये जो बात करती हैं, हमारी सरकार ने वापस से सेना को छूट दी कि वह जवाब देती, और 2 बार सेना ने जवाब दिया। सरदार आरपी सिंह साहब, आपने अब तक बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा गया कि जो एलिगेशन लगते हैं कि हम अलगाववादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, नाम बताइए। रितु चौधरी आपको नाम बता रही है, उन नामों पर चर्चा क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं आप चलिए, आप अपनी रिसर्च टीम को बोलिए ना, इस नामों पे थोड़ी रिसर्च करके देखें। मैं कहूँगी जब ये बोल रही आप सामने हैं सर, रितु चौधरी सवाल पूछने के लिए सामने हैं। मैं तो कह रहा हूं कृपा कर कर कोई एविडेंस तो दीजिए। सिर्फ झूठ कोई मैं नाम ले दूं, मैं तो नाम ले रहा हूं अफजल गुरु का, वो बयान बता रहा हूं। कृपा करके कोई साक्ष्य दीजिए। सिर्फ मनगढ़ंत एक कहानी, मनोहर कहानियों में से कहानी पकड़ कर बता दीजिए, उससे बात कर लीजिए। क्योंकि जो मूल बात है, ये भारत को जो तोड़ना चाहते हैं, जो भारत से अलग करना चाहते हैं, जो कश्मीर में निजाम में मुस्तफा बनाना चाहते हैं, जो कश्मीर को इस्लाम का कैपिटल बनाना चाहते हैं, भारत को इस्लामीकरण का कैपिटल ये कश्मीर को बनाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये सब तीनों पार्टियां, जो था वो कांग्रेस हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो पीडीपी हो, तीनों के तीनों अलगाववाद, कथकवाद के बीज बो रहे हैं कश्मीर में, क्योंकि इनको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, परंतु ये भूलते हैं कि पिछले चुनाव में जब डीडीसी का चुनाव हुआ था, इनको मुंह की खानी पड़ी थी। भाजपा की 74 सीटें आई थी और कांग्रेस की कुल मिलाकर 21 आई थी। इनको असल में इनकी जमीन जा चुकी है, क्योंकि इसलिए तो पगड़ी उतार के रखते हैं, कभी टोपी उतार के रखते हैं। क्यों? इनको पता है कि इनको वोट पड़ने वाले नहीं है। रितु चौधरी जी। रितु जी देखिए बार बार झूठ जोर जोर से बोलने से आपकी बात जो है वो सच नहीं हो जाती। बहन मेरा चैलेंज स्वीकार करो। मैं तो दुनिया को पता है सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। आप कोई साक्ष्य पेश करो, या रिसर्च टीम को बोलो इनकी रिसर्च टीम बताए, कोई साक्ष्य दो ना। मैं तो मेरा क्या दुनिया को पता है कि अफजल गुरु का क्या कैरेक्टर था, अफजल गुरु आतंकवादी था, सबको पता है। पार्लियामेंट पे हमला किया था। सच्चाई तो आपको भी पता है क्या है। अफजल गुरु का, ये है कि राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला आज वोट जीतने, चुनाव जीतने के लिए वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो आतंकवादियों का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब और रितु चौधरी, आप दोनों के पास में, मेरे साथ पीडीपी से शौकत चौधरी जुड़ चुके हैं। मैं शौकत साहब का रुख कर लूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा, उसके बाद चलूंगा संदीप जी के पास। शौकत चौधरी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि भाई 370 हो, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मुझे बात का जवाब तो देने दीजिए। मैं रितु जी आपके पास में आ रहा हूं, मैं आपके पास में आ रहा हूं, रितु जी मैं आपके पास में आ रहा हूं, अपनी बात आप रखिएगा। शौकत चौधरी मेरे साथ अभी जुड़े हैं, पीडीपी, उनका पक्ष जानना मेरे लिए भी जरूरी है। शौकत चौधरी बताइए जरा, अफजल गुरु को फांसी हो, 370 का वापस लौटना हो, या पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, पीडीपी का आधिकारिक पक्ष तीनों मुद्दों पर क्या है, संक्षेप में सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। नहीं शौकत जी पहले जवाब। अफजल गुरु ने जब शौकत जी पहले जवाब, कृपया करके पहले जवाब। मैं सीधा जवाब देने के बाद आप जिससे जो पूछना चाहते हैं पूछिएगा सर, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत करना जो है वो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में अमन के लिए एक स्टेप है, अमन कायम करने के लिए एक शुरुआत है। इसलिए हमें पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे रखने के लिए बातचीत शुरू करनी चाहिए, हमारा एजेंडा है। ठीक। और ये कोई नई बात नहीं है। 370 सर, ये वाजपेयी जी के जमाने में सर 370, जहां तक 370 की बात है, देश का जो कानून है, देश का जो पार्लियामेंट है, वो अगर चाहे तो जैसे हिमाचल में या दूसरी स्टेट्स में जो है वो स्पेशल स्टेटस है, जम्मू कश्मीर को भी दिया जा सकता है। ये कोई किसी रिलीजियस किताब का कोई
वर्ड नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अफजल गुरु को फांसी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो अफजल गुरु की आप कर रहे हैं, अफजल गुरु के ऊपर जो एलिगेशन था, मैं ये कहना चाहता हूं कि एलिगेशन ठीक उसी मुताबिक जो ट्रायल हुआ उनको फांसी हुई, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी कि 28 नंबर से उठा के उनको सबसे पहले फांसी दी जाए? और एक चीज, और दूसरा, कोई भी आदमी जब जिंदा है तो हल्की बातें मत कीजिए शौकत चौधरी, पीडीपी का पक्ष आप रख रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर आकर के, तो कुछ अच्छे तथ्य दीजिए। मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि अफजल गुरु को फांसी हुई, उमर अब्दुल्ला का दुख है, महबूबा मुफ्तिया शौकत चौधरी को इस बात की खुशी है कि जो कोर्ट ने अपना काम किया। आप आज बात कर रहे हो, लेकिन 2001 में जब संसद पर हमला हुआ तब बीजेपी की सरकार थी, तब उमर अब्दुल्ला साहब उसमें जो है वो सरकार में मंत्री थे। आप बताइए उमर अब्दुल्ला साहब ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और आपने उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बताइए, आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। एक भी वोट चाहता है, दूसरा भी वोट चाहता है। वोट की राजनीति बीजेपी कब तक करती रहेगी? 2 इलेक्शन जो है वो लोगों को बेवकूफ बना के इन्होंने 2 इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन वोट जो है वो ले लिए। आप देश का जो जितना भी हमारे यहाँ के देशवासी हैं वो बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट पर बात करिए और फैक्ट पर बात रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। फैक्ट पर ही बात कर रहे हैं शौकत चौधरी, और इसलिए मैंने आपसे वापस मैं दोहरा देता हूं, अफजल गुरु पर को फांसी होना आपके लिए खुशी की बात है या आपके भी आंसू गिरते हैं? देखिए, ये मेरे देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है, मुझे ट्रस्ट है अपनी जुडिशरी पर, और अगर उस वक्त फैसला हुआ, मैं ये कह रहा हूं, अफसोस ये है, मरे कोई भी, जब तक जिंदा है तब तक दुश्मन है, लेकिन जब मर जाए, क्या उसकी बीवी को, उसके परिवार को, ये हमारे देश का कानून या इंटरनेशनल लॉज जो हैं, इवन वो भी प्रोविजन है उसमें कि उनकी जो रस्मात हैं उनमें उसको उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जो डेड बॉडी जो है वो वारसान के हवाले करनी चाहिए। क्या ये की? ऐसा क्यों? और दूसरी ये बात है कि इवन अफजल गुरु के जो उनके जो पर्चात थे वो भी उनके परिवार वालों को नहीं दिए। तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ और हमारे देश का कानून जो है इसके लिए जो है मेरी समझ से बाहर है ये शौकत चौधरी। ये इंसानियत की बातें ऐसे मुद्दों पर मुझे समझ नहीं आती सर। नहीं, आपको जो लोग लाखों लोगों की मारने की मंशा से सिरे पर बम बांधकर हाथ में बंदूक लेकर निकलते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स मुझे समझ नहीं आते सर। आपको कहां समझना? और अगर आप उनके ह्यूमन राइट्स गिनते हैं तो आपकी मानवता की बातें या सामाजिक सौहार्द की बातें खोखली हैं। आप भी वही कर रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि फांसी हुई तो गलत हुई, आप चोरी छुपे भी यही कह रहे हैं। क्या मैंने जरा दोहराइए, क्या कहा आपने? मैं वही कह रहा हूं सर कि आप में और उमर अब्दुल्ला के बयान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बेहतर बात यह है कि उमर अब्दुल्ला अपने मंसूबे जो हैं वो खुलकर सामने रख रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी हुई तो उसके वो सहमत में नहीं है। आप भी पीछे के रास्ते से यही बोल रहे हैं। अगर आतंकियों के मानवाधिकार की बातें की जाने लगी तो उस आदमी वो सर मैं न्याय संगत नहीं मानता हूं। उस वक्त भी कहा था, हमने उस वक्त भी कहा था, हम आज भी उसी एजेंडे पर बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए। अगर वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतना चाहते हैं और अफजल गुरु को जो है उसका नाम बेच के या उसको आज तो संदीप चौधरी बताइए जरा कि आज की तारीख में उमर अब्दुल्ला क्या अफजल गुरु का नाम बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये आप उमर अब्दुल्ला से पूछें। सर मैं संदीप वजीर से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं, मैं संदीप वजीर से पूछ रहा हूं। आपको किसने कह दिया ये बात? आपके सामने शौकत चौधरी कह रहे हैं। अरे सर, कोई एक बंदा अगर उनसे क्वेश्चन करेगा तो वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई तो देंगे ना। आप ये मुद्दा उठाया किसने? उन्होंने खुद से उमर अब्दुल्ला ने खुद से तो बोल नहीं दिया ना सर। उनसे कुछ पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब देंगे। नहीं, ये तो उन्होंने खुद से बोला सर। अरे सर ये तो उन्होंने खुद से बोला। उनसे पूछा गया अफजल गुरु की फांसी को लेकर के, तो इन्होंने खुद से ही बोला कि मेरी सरकार होती या मेरा दखल होता तो फांसी ना होने देता। तो पूछा गया, ये खुद ही से बोला उन्होंने किसी ने कहा नहीं था, पेपर में लिख कर नहीं दिया था कि आपको ये बोलना है। खुद से नहीं बोला, उनसे सवाल पूछा गया तो उसका रिप्लाई दिया। अगर वो खुद से किसी स्टेज पे खड़े होकर ऐसा बोलते तब आप कह सकते थे कि वो उनको बेच रहे हैं। अच्छा, स्टेज पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जवाब में कुछ भी बोल सकते हैं। वो स्टेज पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वहां बोलेंगे कि सही हुआ फांसी? सर फांसी हुई, ठीक है, फांसी हुई, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब एक चीफ मिनिस्टर भी थे। मैं वही कह रहा हूं सर कि स्टेज से क्या बोलेंगे? स्टेज से तो वही बोलेंगे ना जो वहां बोला। क्या आप फिर से रिपीट कीजिए? मैंने सर स्टेज से क्या अलग कुछ बोल देंगे? अगर वो स्टेज से अफजल गुरु के बारे में बोलेंगे तो तब वहां भी तो यही बोलेंगे ना कि फांसी हुई तो गलत हुई, मेरी सरकार होती तो मैं सहमति ना देता। अच्छा ठीक है, आपका रिप्लाई देता हूं।
अगर वो खुद से अफजल गुरु का नाम लेते तो आप ये बात कह सकते थे कि वो उसका नाम को बेच रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछा गया, सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, तो इससे कैसे साबित हो जाता है कि वो उसका नाम बेच रहे हैं? सवाल करने वाले खुद उमर अब्दुल्ला साहब तो नहीं थे ना, सवाल तो रिपोर्टर ने पूछा, तो रिपोर्टर ने उनसे जवाब दिया। उसमें क्या गलत किया उन्होंने? मैंने आपको पहले भी कहा कह रहा हूं सर कि बड़े भोले हैं, मतलब इतना भोलापन लेकर के वो कैसे राजनीति कर रहे हैं? कैसे राजनीति कर रहे हैं? उन्होंने तो भोले लोगों की सर जरूरत तो होती नहीं है, ना जगह होती राजनीति में। उन्होंने अपनी और अगर पुश्तैनी राजनीति चल रही है तो भोलापन तो नहीं कहूंगा सर मैं इसको। सर उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, वो हारे, ये बात आप एग्री करते हैं? हाँ एग्री करते हैं ना? पूरी कैंपेन में मुझे बताइए अफजल गुरु का नाम कहां लिया उसने? हाँ। आज वो इतनी रैलीज कर रहे हैं, कहां लिया उन्होंने अफजल गुरु का नाम? एक रशीद इंजीनियर के खिलाफ लड़ते हुए उनको अफजल गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, सरजाद बरकती के सामने लड़ते हुए अफजल गुरु की जरूरत पड़ रही है, और टोपी उतारने की भी। वो उनसे पूछा गया, जवाब दिया उन्होंने, खुद से नाम नहीं लिया उन्होंने। हाँ उनसे सवाल पूछा। अच्छा ठीक है, ठीक है संदीप वजीर साहब, देखिए मेरे गले तो ये चीज उतर नहीं रही है सर। पहले आप कहते हैं कि इंडिविजुअल बयान है, फिर कहते हैं कि भाई उनको डर लग गया था कि उसको फांसी हो गई तो कहीं राज्य में दंगे ना भड़क जाएं। अब आप कह रहे हैं कि भाई खुद से नहीं बोल रहे, उनसे बुलवा दिया गया। बुलवा नहीं दिया गया। जब आप किसी से, आप मेरे से कोई सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। हाँ। अब आप किसी का भी नाम लेंगे तो मैं उसी के रेफरेंस में जवाब। ठीक है सर। ललित अंबरदार साहब, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे सर उमर अब्दुल्ला के इस भोलेपन को लेकर के कि वो चाहते तो नहीं थे कि अफजल गुरु की बात हो, लेकिन अफजल गुरु की बात हो गई तो गलती से भोलेपन से उनकी दिल की बात जबान पर आ गई। पहले आपसे पूछना चाहता, जो पहले मैंने कुछ बोला आपके तक कोई आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची? आपकी आवाज बीच में सर बाधित हो गई थी, तो इसलिए मैं बाकी लोगों के पास गया था। ठीक है, मैं वो रिपीट हो जाता। देखिए ऐसा है, पहले तो ये बता दूं कि जे इलेक्शन अनाउंस होने से पहले मेरी जितना मैं दुनिया भर में जिहाद कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो करता, कश्मीर जिहाद लाइव है। आप ये मत सोचिए कि 370 हटाने के बाद जिहाद खत्म हो गया। 370 हटाने के बाद आपने जो इस्लामो फैसिस्टिक मानसिकता कश्मीर में फल फूल रही थी, 370 की वजह से पिछले 70 साल से जो है इकोसिस्टम था उसको तो आवाज वापस कट गई है सर आपकी। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हुए हैं। अनंत विजय साहब, मैं चाहूंगा रिएक्शन इस पर आप दें कि मुझे उत्तर नहीं मिल पाया संदीप वजीर से। या तो वो एजेंडा को एजेंडा कहने में हिचकिचा रहे हैं या वाकई में वो कहना नहीं चाहते। मैंने कहा वजीर साहब अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और किसी भी तरह से चाहे वो बचकाने तक ही क्यों ना हो, मतलब बचकाना भी नहीं था, बड़ा हास्यास्पद सी बात कर रहे थे। कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो नाम लेने के साथ साथ जो बाकी बातें बोले उसकी जिम्मेदारी तो उत्तर देने वाले की ही होगी। यानी तो दिल्ली से दूरी रखनी है लेकिन इस्लामाबाद से नजदीकी, बार बार कह रहा हूं। अच्छा, कुछ ये ऑडियो मिसमैच सर हो रहा है मेरे ख्याल से। ललित जी बीच में आनंद जी इसमें बात करता, आपकी आवाज वापस आनी शुरू हो गई। लेकिन माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा सर, मेरे पास वक्त आके चर्चा में इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ताठ हो के बाद सिर्फ इतना ही। जी न्यूज़।